हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और हमारी बात चल रही थी 1857 के विद्रोह की। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो विद्रोह था वो विद्रोह कोई हमारा एक आध दिन का विद्रोह नहीं था। इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे जो हमें देखने को मिले थे कि उसमें कौन कौन से रीजंस थे, जैसे आर्थिक रूप से, और अगर देखा जाए तो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। और सबसे बड़ा जो रीजन था उसमें अगर देखा जाए तो उसमें देखने को हमें जो मिला था वो तात्कालिक रीजन था। जो तात्कालिक रीजन में भी अगर बात आती है तो वो भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा। तो मंगल पांडे की वजह से अगर देखा जाए तो ये क्रांति शुरू हुई। तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे इसमें हमारी बात चलती है ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता और दमनकर्ता। तो जो हमारा अगर देखा जाए विद्रोह थे, तो अगर यहाँ पे 10 मई को शुरू हुआ, 10 मई को शुरू हुआ मेरठ से, और मेरठ से ये 11 मई को अगले दिन कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे दिल्ली पर कब्जा करने, और वहां इन्हें मिले मुगल बादशाह बहादुर शाह। अब जब बहादुर शाह मिले तो 12 तारीख को इन्होंने क्या करा, 12 मई को उन्हें अगर देखा जाए तो उन्हें क्रांति का नेता घोषित कर दिया और उनसे कह दिया कि अब आप हमें गाइडेंस दोगे, यानी आप हमें मार्गदर्शन दिखाओगे कि क्रांति को किस रूप से आगे बढ़ाना है। तो कैसे कैसे क्या किया जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ हम सब प्रबल हो जाएं और हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। अब यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली में शुरुआत हुई तो विद्रोह के अलग अलग हमें केंद्र देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला केंद्र था दिल्ली। तो दिल्ली में हमारे विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और यहाँ पर दमनकर्ता जो है वो कौन है? जॉन निकोलसन। फिर आगे जैसे बात आती है तो लखनऊ, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ में जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लखनऊ के जो नवाब थे वो नवाब थे बाजिद अली शाह। तो बाजिद अली शाह जो थे वो बेगम हजरत महल के पति थे। अब यहाँ पे आप कभी लखनऊ भी जाएंगे तो लखनऊ में एक चिड़ियाघर है, क्योंकि यूपी में हमारे 3 चिड़ियाघर हैं। तो 3 में से अगर देखा जाए तो एक है हमारा लखनऊ में नवाब बाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, दूसरा है कानपुर में हमारा, और तीसरा है गोरखपुर में जो अभी बन रहा है। तो ये जो वाजिद अली शाह थे बेगम हजरत महल के पति थे। तो अंग्रेजों ने इन पर कुशासन का आरोप लगा दिया। अब कुशासन का आरोप लगा दिया तो कुशासन का आरोप लगाने के बाद में लखनऊ को विलय कर लिया। जो हमने विलय नीति देखी थी, हड़प नीति, तो इन्हें पहुंचा दिया जेल में, जिससे जो बेगम हजरत महल थी। तो अब जो लोकल की जनता होगी तो जनता किसका सपोर्ट करेगी? राजा का, क्योंकि पता है राजा के साथ भी गलत हो रहा है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह प्रारंभ करा क्योंकि वाजिद अली शाह को तो जेल ले गए। तो यहाँ पर जो दमन करता थे वो थे हेनरी लॉरेंस। फिर आगे बात आती है तो आगे कानपुर। अब कानपुर में जो हमें देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे नाना साहब। तो ये जो थे ये पेशवा थे। और ये जो पेशवा थे ये आए कहाँ से थे? ये जो हमारा देखा जाए तो ये भारत में जो महाराष्ट्र वाला इलाका था मराठाओं का, तो यहाँ पेशवा चला करते थे। और जब यहाँ पर मराठाओं का पूरी तरह से विलन हुआ तो इन्हें उठा के कहाँ पहुंचा दिया? कानपुर में पहुंचा दिया। तो इसी वजह से नाना साहब यहाँ दोबारा हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विद्रोह करा, और यहाँ जो विद्रोह का दमन करता था वो था कैंपवेल। तो सर कोलिन कैंपवेल, तो कहाँ से? कानपुर, और कहाँ से? कैंपवेल। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो महिलाओं में एक तो बेगम हजरत महल और झांसी की रानी सबको पता है लक्ष्मीबाई। तो इनके अलावा एक और थी यहाँ पर कानपुर में ही, अजीजन बेगम। तो अजीजन बेगम जो थी उन्होंने भी कानपुर से, एक और महिला है ये हमारी जिन्होंने कानपुर के विद्रोह में भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ याद रखनी है कि बेगम हजरत महल के अलावा कौन सी और महिला थी? अजीजन बेगम। फिर बात आती है नेक्स्ट झांसी और ग्वालियर। तो झांसी से लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर से तात्या टोपे। तो इन दोनों ने वहां से देखा जाए तो पूरी तरह से विद्रोह शुरू करा, लेकिन यहाँ पर भी विद्रोह दबा दिया गया। तो ह्यूग्रोस के द्वारा, यहाँ पर जनरल ह्यूरोस थे तो उन्होंने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया। फिर नेक्स्ट बात आती है बरेली की। तो बरेली में देखा जाए तो यहाँ पर जो विद्रोही नेता थे खान बहादुर खान थे, और यहाँ पर जो दमन करता थे सर कोलिन कैंपबेल थे। तो यहाँ पर इन्होंने इनका दमन किया। फिर आगे जैसे बात आती है हमारी इलाहाबाद। और इलाहाबाद की अगर देखा जाए आज की डेट में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। और बनारस की अगर बात करी जाए तो बनारस को क्या बोलते हैं? काशी। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज और बनारस यानी काशी,
तो यहाँ पर जो विद्रोह था वो किसने शुरू करा था? मौलवी लियाकत अली। तो लियाकत अली ने यहाँ पर विद्रोह शुरू करा और यहाँ दमन करता हमारे कौन थे? कर्नल नील। तो कर्नल नील का याद रखना है यहाँ पर। फिर आगे बात आती है बिहार। तो बिहार को उस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एरिया है जगदीशपुर। तो बिहार में कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बहुत फेमस नाम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्हें बंगाल का, सॉरी, बिहार का शेर कहा जाता था। इन्हें बिहार का शेर कहते थे। तो कुंवर सिंह बड़ा फेमस नाम है, इसे बिहार का शेर भी कहा जाता था। यहाँ पर जो दमन करता थे वो कौन थे? विलियम टेलर। तो यहाँ इस तरह से अलग अलग जगहों पर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद और बिहार सभी जगह विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोही नेताओं ने पूरी तरह से काम किया, लेकिन मतलब इन लोगों में एकता ना होने के कारण इन सबका क्या हो गया? दमन हो गया। अब जब दमन होगा तो फिर उसकी वजह से आगे भी कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब आगे हमारी जैसे बात आती है इसमें, तो विद्रोह की असफलता के कारण कि विद्रोह ये असफल क्यों हुआ। अब असफल अगर देखा जाए तो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सीमित प्रभाव, क्योंकि विद्रोह काफी बड़ा है। अगर हम देखें तो यहाँ हमें जैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, फिर आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, इधर बिहार वाला इलाका हो गया, तो ये सभी, और इधर झांसी, ग्वालियर, यानी ये मध्य प्रदेश वाला इलाका। तो इस तरफ भारत में आप देखेंगे तो सभी जगह विद्रोह देखने को मिलेगा। लेकिन अब राजस्थान में कोई विद्रोह नहीं, इधर महाराष्ट्र में कोई विद्रोह नहीं, इधर अगर देखा जाए कर्नाटक में कोई विद्रोह नहीं, मद्रास में कोई विद्रोह नहीं, इस साइड में कोई विद्रोह नहीं है। लेकिन इस साइड में अगर देखा जाए तो इस साइड आपको विद्रोह काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्षेत्र तो काफी व्यापक है, लेकिन फिर भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? इसके प्रभाव में नहीं आ पाया। फिर दूसरी बात, प्रभावी नेतृत्व नहीं। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर नवाब थे और मुगल बादशाह भी थे, लेकिन उनका जो सिर्फ था, उनका केवल दिल्ली प्यारी थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। तो झांसी की अगर बात आती है तो वो केवल किस पे फोकस है? झांसी पे फोकस है। उन्हें मतलब नहीं कि बिहार का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बिहार को सपोर्ट करने नहीं जा रही, लेकिन उन्हें सिर्फ किस बात की फिक्र है? अपनी झांसी की, बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से विद्रोही जो थे उनमें एकता की कमी थी। फिर आगे जैसे बात आती है सीमित संसाधन। तो सीमित संसाधन यानी विद्रोहियों के पास हथियारों की और धन की कमी थी। अब अंग्रेजों के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे और धन भी प्रॉपर था, क्योंकि उनकी तो कमाई थी टैक्सेस से, और भारतीयों के पास जबकि ना तो हथियार थे और ना ही धन था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? विद्रोह असफल हो गया। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक, तो सबसे ज्यादा फेमस है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एग्जाम्स में भी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ध्यान रखना है। आगे बात आती है हमारी प्रमुख इतिहासकारों का मत। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो उनमें पहले हैं आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार ने यह कहा कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि यहां पर अगर धार्मिक विद्रोह देखा जाए तो 1806 में एक हुआ था बेल्लौर विद्रोह। और जो बेल्लौर विद्रोह हुआ था, तो बेल्लौर विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि जो हिंदू थे, हिंदू सैनिक टीका लगाते थे और बाली पहनते थे। तो टीका और बाली के चक्कर में अगर देखा जाए तो कान में जैसे बाली पहनी जाती है, तो इसके चक्कर में 1806 में बेल्लौर विद्रोह हुआ था। तो मतलब विद्रोह तो पहले भी हो चुका था। और अब अगर बात आती है तो ये प्रथम नहीं था, इसीलिए बोला। फिर बात आती है राष्ट्रीय। क्योंकि यहाँ पर अभी किसी को नहीं पता कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं। यानी भारत एक देश है, तो भारत के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। सब, कोई दिल्ली के लिए लड़ रहा है, कोई बिहार के लिए लड़ रहा है, कोई झांसी के लिए, कोई बरेली के लिए, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये राष्ट्रीयता नहीं थी और स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, सबका अपना अपना क्षेत्रों का बचाव था। जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं? जॉन लॉरेंस ने ये कहा कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। भाई कुछ सिपाही थे मुट्ठी भर, और उन्होंने ये विद्रोह शुरू करा और उस विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। आगे बात आती है बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर क्या कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि मतलब पहले से ही सोच विचार कर रखा था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो इनका ऐसा मानना था।
तो अलग अलग बातें हैं सभी इतिहासकारों की, तो ये कुछ प्रमुख इतिहासकार थे जिनकी अलग अलग स्टेटमेंट ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर बात आती है प्रमुख तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो हजरत महल को महक परी कहते थे, ये नाम पूछा जाता है कि हजरत महल को और किस नाम से जाना जाता था, या महक परी किसे कहते थे, तो हजरत महल को महक परी कहते थे। दूसरा, अजीजन बेगम ने कानपुर विद्रोह में भाग लिया था, जैसे अभी हमने देखा था ऊपर। तो महिलाओं में एक तो थी हजरत महल, और दूसरी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर अजीजन बेगम, और तीसरी है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये अगर देखा जाए तो इन सभी लोगों को हमने कहाँ देखा कि ये जो महिलाएं थी, तो महिलाओं ने इसमें 1857 की क्रांति में भाग लिया। फिर नेक्स्ट, कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहते थे, शेर या सिंह कहते थे। तो कुंवर सिंह का नाम बड़ा ही फेमस नाम है कि कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहते थे। फिर बात आती है लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोस, यहां पर आएगा जनरल ह्यूरोस ने कहा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो जनरल ह्यूरोस ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पति की डेथ हो गई थी, जिसके पश्चात उन्होंने खुद ही कमान संभाली थी और अपने राज्य को अच्छे से देखा। तो जब यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पर इसी बात को लेकर बोला गया है कि सोई हुई औरत अकेली मर्द है, क्योंकि अकेले ही उसने टक्कर लिए अंग्रेजों से और काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, बाद में युद्ध में शहीद हो गई। तो इस बात पर उसने काफी तारीफ करी है उसने। फिर आगे बात आती है विद्रोह के परिणाम। अब यहां अगर देखा जाए तो विद्रोह के परिणाम यानी अब जब विद्रोह हुआ है तो कोई ना कोई नतीजे तो होंगे ही। अब नतीजे क्या था कि सबसे पहले ये बात तो तय थी कि अगर भारतीय देखे जाएं तो भारतीय व्यक्ति क्या था, भारतीयों की क्या हो गई, हार हो गई। और जीते कौन है, अंग्रेज। अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए। अब उसके रीजंस हैं अलग अलग कि मतलब सबको एकता नहीं थी और फिर हथियारों की भी, धन का भी अभाव था। अब इस परिणाम से देखिए एक प्लस पॉइंट क्या मिलेगा भारतीयों को, प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी भारतीय समाज हैं वो सब वर्ग एकजुट हो जाएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। भाई 1857, क्योंकि ये जब आए थे तो ये लगभग कब आए थे, 1600 में आए थे, और 1600 से लेकर इनका कार्यकाल अच्छा खासा चल रहा है, और 1857 में यहाँ विद्रोह हो गया। और उसके बाद में अब यहाँ पर 1885 में कांग्रेस भी बनेगी, और फिर ये 1947 में भारत को भी आजाद करवा लेंगे। तो यहाँ 57 से लेके अगर यहाँ पर भी देखा जाए 57, तो 1857 से लेके 1957 यहाँ पर कितने साल का गैप है, 200 साल का। और यहाँ अगर देखा जाए तो राउंड फिगर में यहाँ पर हमारा 250 साल का गैप, मतलब 250 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी, धर्म को लेकर जब बात आई, धर्म पे जब तक कर को लेकर बात थी तब तो कोई बात नहीं कि आपको पैसे लेने हैं लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 250 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसी धर्म पे बात आई तो यहाँ पर क्रांति शुरू हो गई। और अगले 100 साल भी इनका रुकना मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ इन्होंने आराम से 250 साल काटे, लेकिन आगे के 100 साल काटने इन्हें भारी पड़ गए। तो इसी वजह से क्यों, अब जब यहाँ अंग्रेज जीत गए तो जीतने के बाद जितने भी भारतीय समाज थे, अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई सा भी वर्ग हो, तो सभी वर्ग जितने भी थे भारतीय समाज अलग अलग वर्गों में जो बटा हुआ था वो सब एकजुट हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई किन से है, इन अंग्रेजों से है कि ये हमसे जीत कैसे गए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज को बो दिया। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद यानी अब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट, मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। भाई जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, उनको पत्नी के साथ, उनकी जीनत महल के साथ अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, और 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों का सिंपल सा फंडा था कि लोकल का नेता लोकल में नहीं रहना चाहिए, उसे कहीं दूर भेजो। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में पेशवा थे तो उन्हें कहाँ उठा के भेज दिया था, तो इन्होंने उठा के भेज दिया था कानपुर। और अब ये दिल्ली से इन्होंने बादशाह को उठाया और कहाँ भेज दिया, म्यांमार यानी बर्मा, जो उस समय का बर्मा और म्यांमार कहलाता है आज का।
तो यहाँ पर रंगून था तो वहां भेज दिया जहां इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद कभी भी आगे चलकर कोई हमें मुगल बादशाह देखने को अब नहीं मिलेगा। फिर आगे बात आती है, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार अपने पास रख लिए। अब सभी अधिकार अपने पास क्यों रख लिए भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, तो दिक्कत किसकी? कंपनी की नीतियों की वजह से हुई। तो जब कंपनी की नीतियां गलत थी तभी तो जनता को दिक्कत हुई, और जब जनता को दिक्कत हुई तो जो यहाँ पर क्रांति हुई। तो यहाँ पर जो सारी दिक्कत थी वो किसकी थी? कंपनी की। कंपनी से कौन परेशान? जनता। और जनता ने फिर क्या करी? क्रांति। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारी दिक्कतें होने के बाद में, तो क्राउन को जब ये बात पता चली तो क्राउन ने कंपनी को क्या कर दिया? मना कर दिया कि अब तुम शासन नहीं करोगे, अब शासन कौन करेगा? राजा यानी क्राउन का शासन चलेगा। और यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय, तो इलाहाबाद में उन्होंने ये घोषणा की। फिर उसके बाद में जब 1857 की क्रांति निपटी, तब इन्होंने एक अधिनियम जारी करा, 1858 का अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम भी इसे कहा जाता है। तो इसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो पहले तो ये अगर देखा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इस गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और इस तरह जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के क्या बने? प्रथम वायसराय बने। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारों और रीति रिवाजों का सम्मान किया। भाई रीति रिवाज यानी कि अगर हिंदुओं की कोई प्रथा है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, या इनके जो भी अधिकार है उनके साथ उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वरना अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यहाँ पर जनता कभी भी भड़क सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर इनके अधिकार और इनके धर्म के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आगे बात आती है, सेना का पुनर्गठन किया। बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या घटा दी गई। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे बंगाल वाला इलाका था, ये यानी बंगाल और बिहार वाला, और ये अवध यानी लखनऊ वाला क्षेत्र है, और इधर दिल्ली वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के जो सैनिक थे वो कम कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्रोह की भावना ज्यादा हो गई थी। और जबकि सिखों और गोरखाओं की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि पंजाब में इसका कोई असर नहीं था और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पंजाब में जो सिख थे उनको शामिल कर लिया, और गोरखा यानी जो नेपाली थे तो नेपालियों को भी यहाँ पर इन्होंने शामिल कर लिया। तो इसीलिए सिखों और गोरखाओं को तो बढ़ा दिया, लेकिन बंगाल और अवध के सैनिक घटा दिए। इस विद्रोह के बाद भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर जो बात आती है कि अब जो यहाँ भारत में जो शासन चला रहा है, तो भारत में यानी क्राउन, अब क्राउन ने किसको बैठा दिया यहाँ पर? यहाँ पर बैठा दिया इसने वायसराय को। अब वायसराय को जब बैठा दिया तो इसकी सहायता के लिए कितने लोग दे दिए? 15 सदस्य। अब 15 सदस्य दे दिए, तो ये जो 15 सदस्य देखने को मिल रहे हैं वायसराय की हेल्प के लिए। और यहाँ पर अब ये 15 सदस्य जो चलेंगे वो किसके कहने पर चलेंगे? वो चलेंगे भारत सचिव के कहने पर। अब भारत सचिव के कहने पर ये 15 सदस्य चलेंगे, भारत सचिव इन्हें गाइड करेगा, और ये किसे गाइड करेंगे? वायसराय को। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट मतलब यहाँ पर बात चल रही है, भारत सचिव जो था वो संसद में बैठता था। और कहाँ की संसद में बैठता था? इंग्लैंड की संसद में। अब जब इंग्लैंड की संसद में बैठेगा तो जिम्मेदार भी यानी उत्तरदायी भी किसके लिए होगा? उन्हीं के लिए। तो भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और इस प्रकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। जब वहां बैठेगा तो उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होगा, और भारत में होगा तो भारत के प्रति। अब भारत सचिव कोई भारतीय व्यक्ति तो था नहीं, और वो था कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज की अब जो जिम्मेदारी होगी अपने देश के प्रति होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो बात आई, तो वो जो भारत सचिव है वो इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायी है, ना कि भारत के प्रति। उसे इंग्लैंड का प्रॉफिट करवाना है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस जो वो 15 लोगों को गाएगा वही 15 लोग वायसराय को बताएंगे कि तुम ऐसे ऐसे भारत में ये चीजें करो। तो यहाँ पर इसी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हमारा देखने को मिला है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके हमने कारण देखे कल, और आज हमने देखे कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से नेता थे, क्रांति कहाँ से शुरू हुई और उसका दमनकर्ता कौन था।
तो इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। और बाकी नीचे पीडीएफ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।